हेलो बच्चों। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटमी समझ लिया था। आज से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं। ये फिजियोलॉजी का सिलेबस है। ऊपर वाला जो फोटो आप देख रहे हैं ये ईयर वाइज सिलेबस का है, जहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनिट 6 में है, और नीचे वाला जो फोटो है वो सेमेस्टर वाइज सिलेबस का है, जो यूनिट 2 है। टॉपिक ऑलमोस्ट या सारे सेम ही हैं, बस थोड़ा ऊपर नीचे और कुछ नहीं है। तो आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, जहाँ से नोज़ शुरू होती है, हम एयर इनहेल करते हैं। नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे है लैरिंग्स, उसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होती है लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में। फिर इसके भी पार्ट्स होते हैं अंदर, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई और राइट लंग, लेफ्ट लंग। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ नोज से। When the air enters the nostrils, it passes first through the vestibule anterior portion of the nasal cavity, which is lined by the skin containing hairs that filter out large dust particle. जब हम इनहेल करते हैं नोज के थ्रू, तो एयर एंटीरियर नेजल कैविटी में सर्कुलेट होती है। एंटीरियर नेजल कैविटी में, या जो इनर स्किन है, इसमें स्मॉल हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका काम क्या है? ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जब भी हम डस्ट में हैं, धूल मिट्टी में हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, जहाँ पे डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, कोल है, कोयला है, तो ये लार्ज डस्ट पार्टिकल है, जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को नेज़ल हेयर ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उनको अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाने देते हैं। ये देखिए डायग्राम में जो नॉस्ट्रल्स हैं, ओपनिंग जो है वो नॉस्ट्रल्स कहलाएगी। उसके अंदर जब आप देखेंगे हेयर्स हैं, ये डस्ट को ट्रैप करने का, कैप्चर करने का काम करते हैं, ताकि डस्ट पार्टिकल अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाएं। अब आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर कॉन्चा और मीटस आपको दिख रहा है। सुपीरियर कॉन्चा, मिडिल कॉन्चा, इन्फीरियर कॉन्चा, और राइट साइड में देखेंगे मीटस है। इनके बारे में डिटेल हमने एनाटॉमी में समझा हुआ है, तो ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये खाली स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर यहाँ से सर्कुलेट होती है, यहाँ से गुजरती है। एज इनहेल्ड एयर वर्ल्ड अराउंड द कॉन्चा एंड मीटस, इट इज़ वार्म्ड बाय द ब्लड इन कैपिलरीज। अब जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो इस ब्लैंक स्पेस से होकर गुजरती है। ये ब्लैंक स्पेस जो है, यहाँ पर कैपिलरीज, यानी कि जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, वो होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वार्म होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, बॉडी टेम्परेचर पे रहता है। तो जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं, किसी भी आसपास का जो भी टेम्परेचर है, हम जो भी एयर इनहेल करेंगे, तो ये कैपिलरीज के थ्रू थोड़ा सा गर्म हो जाती है। एयर थोड़ी सी गर्म हो जाती है कैपिलरीज की वजह से, कैपिलरीज में जो ब्लड है उसकी वजह से। म्यूकस सिक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल्स मॉइस्टन द एयर एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। अब एक तो एयर, यहाँ पर हवा जो है वो गर्म हो रही है, जो हम सांस ले रहे हैं ब्लड की वजह से। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, इनर लेयर जो होती है, वहाँ पर गॉबलेट सेल्स होती हैं। गॉबलेट सेल्स का काम क्या है? म्यूकस प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। म्यूकस बनाती है और उसको सिक्रेट करती है। म्यूकस का जो टेक्सचर है वो चिपचिपा होता है, थोड़ा नमी वाला होता है, मॉइस्ट होता है। तो जब एयर यहाँ से फ्लो होती है, म्यूकस जो है वो हवा को थोड़ा सा नम कर देता है, मॉइस्ट कर देता है। साथ ही साथ म्यूकस जो है वो चिपचिपा होता है, नेचर में स्टिकी होता है। तो एक तो जो नोज़ हेयर है वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करा, उसके बाद भी जो भी डस्ट पार्टिकल अंदर गया तो उस म्यूकस में वो चिपक जाता है, या हम बोलेंगे म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है, तो हवा और ज़्यादा फिल्टर हो जाती है। द सीलिया मूव द म्यूकस एंड ट्रैप डस्ट पार्टिकल टुवर्ड द फेरिंग्स, एट विच पॉइंट दे कैन बी सॉल्वड और स्पिट आउट। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया कुछ छोटे छोटे हेयर्स, प्रोजेक्टेड हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल टाइप के स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सीलिया बोलते हैं। द सीलिया मूव द म्यूकस। अब ये जो सीलिया है ना, हमारे बॉडी में कई जगहों पे पाया जाता है, जहाँ पर मूवमेंट का काम होता है, कोई भी चीज़ इधर से उधर तक खिसकाने का काम होता है।
सीलिया को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और भीड़ है, सब लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं, जैसे वो रॉक स्टार वगैरह आपने देखा होगा ना, वो कूद जाते हैं स्टेज से, और वो जो ऑडियंस है वो उनको कैच कर लेते हैं और हाथ ही हाथ में इधर से उधर तक उनको खिसका देते हैं। तो वो जो हाथ है, कोई भी पार्टिकल को इधर से उधर या किसी ह्यूमन को इधर से उधर खिसकाए जा रहे हैं, तो उसको अपन सीलिया बोल सकते हैं। तो ठीक वैसे ही सीलिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करने का काम करता है। द सीलिया मूव द म्यूकस एंड ट्रैप डस्ट पार्टिकल टुवर्ड द फेरिंग्स। अब नोज के बाद क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स, ठीक है। तो जो भी डस्ट उस म्यूकस ने ट्रैप किया, पकड़ा, वो क्या करता है, सीलिया जो है वो म्यूकस को ट्रेवल करता है, खिसकाता है आगे की तरफ और उसको मूव करेगा म्यूकस को, सीलिया। तो ये जो म्यूकस है, साथ ही साथ उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उसने ट्रैप किए हुए हैं, ये फेरिंग्स की तरफ चला जाता है या नीचे की तरफ आ जाता है थोड़ा, जहाँ पे इसको या तो सॉलो कर लिया जाएगा या तो निगल लिया जाएगा, या इसको स्पिट आउट, या इसको हम थूक देंगे, बाहर निकाल देंगे। नोज ऑल्सो फंक्शन इन ऑल्फैक्शन एंड स्पीच। रेस्पिरेटरी फंक्शन के अलावा नोज ऑल्फैक्शन यानी स्मेल, क्या खुशबू आ रही है, उसका भी सेंस करवाती है, और साथ ही साथ स्पीच में, बोलने में भी हेल्प करती है। अब बोलने में कैसे हेल्प करती है, आप अपनी नोज़ बंद करिए और कुछ बोल के देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पर सीलिया समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी आगे और देखना पड़ेगा हमको। तो ये राइट साइड में देखिए आप, छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ये हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स में होते हैं। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया लाइन द प्राइमरी ब्रोंकस टू रिमूव माइक्रोब्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लंग। उसको हम देखेंगे बाद में, आगे समझेंगे। अभी तो सीलिया बस समझ लीजिए, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और नीचे गॉबलेट सेल्स दिख रही है आपको, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस इससे आगे निकलेगा, बाहर आएगा, जो सीलिया है उसको मूव करने का काम करेगा, म्यूकस को। अब नोज के बाद जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है वो कहलाता है फेरिंग्स। तो डायग्राम भी देख लेते हैं। नोज, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स को हम लैरिंजोफेरिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लैरिंग्स के पास का स्ट्रक्चर होता है, या लैरिंग्स के जस्ट पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हाइपोफेरिंग्स एंड या लैरिंजोफेरिंग्स एक ही चीज़ है। मिडिल पार्ट ओरोफेरिंग्स, अपर पार्ट नेजोफेरिंग्स। याद रखने का एक और तरीका यही है, नोज़ के पीछे नेजोफेरिंग्स है, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स है, और लैरिंग्स के पीछे लैरिंजोफेरिंग्स है, हाइपोफेरिंग्स है। तो समझते हैं फेरिंग्स को। द फेरिंग्स is a muscular tube lined by a mucous membrane. The anatomic region are nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Pharynx क्या है, मस्कुलर ट्यूब है जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अगर एनाटॉमिकली हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट है, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स, या जिसको हम बोलेंगे हाइपोफेरिंक्स। द नेसोफेरिंक्स इज लाइंड विथ pseudo stratified columnar epithelium and the cilia move the mucus downward द मोस्ट इन्फीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। अब जो नेजोफेरिंग्स है, नेजल कैविटी के जस्ट बाद वाला जो पार्ट है वो नेजोफेरिंग्स है। यहाँ पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से बना हुआ होता है, जिसमें सीलिया होते हैं। ये सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो भी म्यूकस है उसको मूव करने के लिए या उसको नीचे लाने का काम करते हैं। मूव द म्यूकस डाउनवर्ड द मोस्ट इन्फीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। मोस्ट इन्फीरियर पार्ट यानी सबसे नीचे वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है, हाइपोफेरिंग्स, वहाँ तक इसको मूव करने का ये काम करते हैं। नेजोफेरिंग्स ऑल्सो एक्सचेंज स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर विद द ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब मतलब स्टेशन ट्यूब, जो कि मिडिल ईयर से कंटिन्यू होती है। तो नेजोफेरिंग्स ऑडिटरी ट्यूब के साथ एयर का एक्सचेंज करती है, ताकि एयर में कान में एयर प्रेशर मेंटेन रहे। द ओरोफेरिंग्स हैज़ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन सर्विंग एज अ कॉमन पैसेज वे फॉर एयर, फूड एंड ड्रिंक। जो ओरोफेरिंग्स है, मिडिल पार्ट है, इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है, मतलब गैस, हवा का भी आदान प्रदान यहाँ से होगा। डाइजेस्टिव फंक्शन भी है, हम जो भी खाएंगे या पिएंगे वो भी इसके थ्रू मूव होता है। लैरिंजोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स जो है लास्ट पार्ट, सबसे इन्फीरियर पार्ट फेरिंग्स का, ऑल्सो बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पाथवे। ये भी रेस्पिरेटरी पाथवे है और डाइजेस्टिव पाथवे भी है। यानी रेस्पिरेटरी मतलब गैस, हवा एक्सचेंज होगी, हवा भी गुजरेगी यहाँ से, और हम जो खाएंगे या पिएंगे वो भी यहाँ से फ्लो होगा या गुजरेगा।
फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो लैरिंग्स कहलाता है। लैरिंग्स के पार्ट देख लीजिए डायग्राम में, एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस, सबग्लॉटिस। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेकिया और ईसोफेगस। ट्रेकिया एंटीरियर साइड में रहेगा, ईसोफेगस पोस्टीरियर साइड में रहेगा। द लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट पैसेज वे दैट कनेक्ट द लैरिंजोफेरिंग्स विद द ट्रेकिया। एक छोटा सा पैसेज वे है, छोटा सा रास्ता है, कनेक्टर बोल सकते हैं ना, जैसे दो पाइप जोड़ने के बीच लिए अपन एक कनेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ने के लिए लैरिंग्स, बीच में एक छोटा सा पार्ट है। द लाइनिंग इन्फीरियर टू द वोकल फोल्ड हैविंग गॉबलेट सेल्स एंड बेसल सेल्स। और जो नीचे वाली लाइनिंग है, लेयर है, सतह है, उसमें गॉबलेट सेल्स और बेसल सेल्स होते हैं। द म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय गॉबलेट सेल्स हेल्प ट्रैप डस्ट नॉट रिमूव्ड इन द अपर पैसेज। ये राइट साइड में आप डायग्राम दिख रहे हैं, जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती हैं। डायग्राम में भी राइट साइड में देखिए आप, 3 जो गॉबलेट सेल्स दिख रही हैं, उनके ऊपर आपको ग्रीन कलर का कुछ सिक्रेशन दिख रहा है। ये ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, एक्चुअली ये क्रीम कलर का होता है म्यूकस जो है। तो ये म्यूकस चिपचिपा रहता है नेचर में। म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय द गॉबलेट सेल्स हेल्प ट्रैप डस्ट नॉट रिमूव्ड इन द अपर पैसेज। अपर पैसेज में अगर डस्ट ऊपर फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर भी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, डस्ट अंदर आ गई, तो यहाँ पर भी म्यूकस जो है वो डस्ट को ट्रैप करेगा। द वोकल फोल्ड ऑफ द लैरिंग्स प्रोड्यूस्ड साउंड एज दे वाइब्रेट। और लैरिंग्स में जो वोकल फोल्ड होती हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं वाइब्रेशन के थ्रू। ये हमारा लैरिंग्स का काम हो गया। फंक्शन ऑफ ट्रेकिया देखते हैं, उसके पहले इसका लोकेशन समझ लेते हैं। लैरिंग्स के नीचे, जस्ट नीचे से ट्रेकिया शुरू होता है और एक्सटेंड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई। जहाँ पे लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, वो ब्रोंकाई कहलाएगा। तो वहाँ से लेके लैरिंग्स तक का जो पार्ट है, इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। द ट्रेकिया, या जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स टू द प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके लैरिंग्स तक का जो पार्ट है, ट्रेकिया कहलाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल्स है और सी शेप की कुछ रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजस रिंग होती हैं, कार्टिलेज से मिलकर बनती हैं, उनसे और स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। It provides the same protection against dust as the membrane lining the nasal cavity and larynx. नेजल कैविटी या जो लैरिंग्स की इनर लेयर थी, जहाँ से म्यूकस सिक्रेशन हो रहा था गॉबलेट सेल्स के थ्रू, ये डस्ट को ट्रैप करने का काम कर रहे थे। ठीक वैसा ही काम ट्रेकिया में भी होता है। जो भी अगर वहाँ से ऊपर से फिल्टर होते 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 हवा नीचे तक आती है, एयर नीचे तक आती है, जब हम इनहेल कर रहे हैं, फिर भी अगर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, ऊपर फिल्टर नहीं हो पाते हैं, ऊपर ट्रैप नहीं हो पाते हैं, तो उसको ट्रेकिया की इनर लेयर, जहाँ से म्यूकस सिक्रेशन होगा, और उसको ट्रैप करने का काम करेगी। अब आपने कुछ पाइप देखे होंगे, पानी के अलग अलग पाइप आते हैं, ट्यूब्स आती हैं। कुछ ऐसे रहते हैं कि वो आपस उनमें से पानी फ्लो अगर हो रहा है तो वो फूले रहेंगे, पानी फ्लो होना बंद हो जाता है तो वो आपस में चिपक जाते हैं, उनकी जो इनर लेयर है अंदर साइड। और एक पाइप ये भी आता है, इसमें से पानी फ्लो हो या नहीं हो, ये ऐसा ही रहेगा, फूला ही रहता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेकिया इसी प्रकार का होता है हमारा, जहाँ से एयर फ्लो हो रही है, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, एयर सर्कुलेशन हो रहा है। द सॉलिड सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग प्रोवाइड द सेमी रिजिड सपोर्ट टू दैट द ट्रेकियल वॉल डज नॉट कोलैप्स इनवर्ड। अभी जो सॉलिड सी शेप्ड की रिंग होती है, ये एक रिजिड सपोर्ट, कड़क सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ट्रेकिया की जो वॉल है, ये आपस में कोलैप्स नहीं करती हैं, चिपक नहीं जाती हैं। अगर ये आपस में चिपक जाएंगी तो जो एयर पैसेज वे है, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, सांस लेते नहीं बनेगा। तो इस वजह से ट्रेकिया जो है वो शी शेप्ड की कार्टिलेज रिंग से बना होता है, जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और ये आपस में कोलैप्स नहीं कर पाता है। इसको अपना ट्रेकिया को आप छू के भी देख सकते हैं, टच करके, बहुत कड़क कड़क आपको फील होगा। फिर ट्रेकिया के आगे कंटिन्यू क्या होगा, ब्रोंकाई। तो फंक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ये देखते हैं। तो ट्रेकिया के बाद ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई डिवाइड हुआ। फर्स्ट जो ब्रांच निकली वो प्राइमरी ब्रोंकाई है, उसकी जो ब्रांच निकलेंगी वो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, और सबसे लास्ट का जो पार्ट है वो ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। द ब्रोंकियल ट्री कंसिस्ट ऑफ, ब्रोंकियल ट्री क्योंकि आप देखेंगे इसको कि एक, आपको देखने से ऐसा लगता है कि एक उल्टा पेड़ है, ऊपर तना है, नीचे उसकी शाखाएं निकली हुई हैं, क्योंकि ये टी जैसा रिसेंबल होता है, ट्री जैसा रिसेंबल होता है, पेड़ जैसा दिखता है, इसलिए इसको ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं। द ब्रोंकियल ट्री कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या है ब्रोंकियल ट्री में, ट्रेकिया है तने के शेप का,
तने जैसा दिखता है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्शियरी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं और सबसे लास्ट में फिर एल्वुलाई होता है, जो एक अलग पार्ट है, उसको अलग से हम देखेंगे। लंग्स के साथ देख लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। द वॉल ऑफ ब्रोंकाई कंटेन रिंग ऑफ कार्टिलेज हैविंग सेम फंक्शन एज इन ट्रेकिया। जैसे ट्रेकिया में शी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स थी, ठीक वैसे ब्रोंकाई में भी होती है, वही उनका काम है, कोलैप्स नहीं करने देना। वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स कंटेन इंक्रीजिंगली स्मॉलर प्लेट ऑफ द कार्टिलेज एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ द स्मूथ मसल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसमें स्मॉल प्लेट आती जाती हैं, कार्टिलेज की छोटी छोटी प्लेट्स होती जाती हैं, मतलब पाइप पतला होता जाता है, और साथ ही स्मूथ मसल का जो अमाउंट है या क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। मतलब जितना आप आगे जाएंगे उतना स्मूथ मसल ज़्यादा होती जाती है। इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ स्टेशन के नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है जंक्शन, टर्मिनस। इसका मतलब ये होता है जैसे जंक्शन मतलब वहाँ से ट्रेन आ रही है, जा भी रही है, अलग अलग जगहों से वहाँ पे ट्रेन आ रही है और जा भी रही है, ठीक है। टर्मिनस स्टेशन या टर्मिनल स्टेशन वो होते हैं जहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाती है, मतलब उसके आगे पटरी है ही नहीं, वो लास्ट स्टॉप है, उसके आगे ट्रेन चलती ही नहीं है, जाती ही नहीं है, वहीं से बन रही है और वहीं पे ख़त्म भी होगी ट्रेन, ठीक है, जितनी भी ट्रेन वहाँ पे है, तो वो लास्ट होता है, इसलिए उसको टर्मिनस बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। ठीक वैसे ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब एकदम एंड वाला, लास्ट वाला जो ब्रोंक्यूल है उसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोलते हैं। इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल देयर इज मोस्टली नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड द इनहेल्ड पार्टिकल आर रिमूव्ड बाय माइक्रोफेजेस। अब हमने ऊपर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था वहाँ पे देखा था सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन थे, जो कि मूवमेंट, उसके ऊपर म्यूकस आता था, वो म्यूकस को मूव करने का काम करते थे। तो जो भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें चिपक गए और वो सीलिया ने उसको मूव कर दिया, थोड़ा सा वहाँ से हटा दिया। लेकिन यहाँ पर ये देखिए नॉन सीलिएटेड है, मतलब यहाँ पर सीलिया नहीं है, वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वो नहीं है। तो अगर यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उनको कैसे हटाया जाएगा, तो वहाँ यहाँ पर रिमूव्ड बाय माइक्रोफेजेस। ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार की स्पेशल सेल होती हैं, जैसे आर्मी जैसा आप समझ लो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा, कि इनके रेंज में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको ये फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ये एनगल्फ कर लेते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसको एनगल्फ कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो माइक्रोफेज के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, वायरस, इनको एनगल्फ कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीलिया नहीं है। अब बिकॉज देर इज़ नो सपोर्टिंग कार्टिलेज, अब जैसे हम जब ट्रेकिया की या प्राइमरी ब्रोंकाई की बात कर रहे थे तो वहाँ पर वो कार्टिलेज था, थोड़ा हार्ड था, तो वो कोलैप्स नहीं कर रहा था, आपस में चिपक नहीं रहा था। लेकिन इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देर इज़ नो सपोर्टिंग कार्टिलेज, यहाँ पर सपोर्टिंग कार्टिलेज नहीं होते हैं और ये पूरा जो पार्ट है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। मसल स्पैज्म कैन क्लोज ऑफ द एयरवे, मसल स्पैज्म अगर हुआ तो जो एयरवे है, बीच का रास्ता है जहाँ से हवा गुजरती है, वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। दिस इज़ वॉट हैपन ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो अस्थमा अटैक में यही होता है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, स्पाज्म की वजह से इनका जो एयरवे है जहाँ से हवा गुजरनी है वो क्लोज हो जाता है और हवा पास नहीं हो पाती है। यही कंडीशन अस्थमा अटैक कहलाती है। एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, पेशेंट की जान भी जा सकती है इसमें। देखिए अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है इसको जूम करके अपन देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे नॉर्मल ब्रोंक्यूल है, बीच में जगह है जहाँ से हवा गुजरेगी, पास होगी, एयर फ्लो हो रहा है। राइट साइड में देखिए अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पर मसल स्पाज्म हो रहा है, जो बीच का जो पैसेज है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और पेशेंट से सांस लेते नहीं बनती है, वो बोलते हैं ना सांस नहीं आ रही है, यही सिचुएशन होती है। अब आपने देखा होगा कि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको जब ऐसे कुछ घबराहट होती है, सांस लेते नहीं बनती है, तो एक पंप का, इन्हेलर का यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कितने रास्ते से आप ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी में, वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब जैसे कि अगर आप देखें कि हम ओरली मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लिया, कैप्सूल लिया, वो आप खाएंगे, फिर वो मेटाबोलाइज होगा, साइट पे जाएगा, जहाँ पे उसको एक्शन करना है वहाँ पे जाएगा, एक्शन करेगा, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस या समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट को ब्रोंकस में स्पाज्म होता है तो हम इन्हेलर के थ्रू पेशेंट को ड्रग देते हैं, वो सांस खींचता है और जो ड्रग है सीधा ब्रोंकस में ही चला जाता है।
ब्रोंक्यूल्स में चला जाता है और जो ब्रोंकस या जो ब्रोंक्यूल है उसको डायलेट कर देता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा ब्रोंको डायलेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ गया, हवा नहीं आ पा रही है, पेशेंट ने इनहेलर के थ्रू ब्रोंको डायलेटर ड्रग लिया। ब्रोंको डायलेटर मतलब ब्रोंकस को डायलेट कर देना, फैला देना। तो उन्होंने डायरेक्ट इनहेल करने के इनहेलर के थ्रू लिया है तो वो सीधा ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकस को डायलेट कर देगा और एयर फ्लो मेंटेन हो जाएगा। तो यही होता है अस्थमा में और यही उसका जो मेडिसिन है वो काम करने का तरीका है। नॉर्मल ब्रोंक्यूल देखिए आप ऊपर, फिर बीच में देखेंगे कॉन्स्ट्रक्टेड ब्रोंक्यूल, सिकुड़ गया है, हवा नहीं आ रही है, फिर मेडिसिन लिया और वो सीधा ब्रोंकस में गया, वहाँ पर उसने एक्ट किया और ब्रोंकस को डायलेट कर दिया, फैला दिया। तो सबसे नीचे देखेंगे मेडिकेशन डायलेट कॉन्स्ट्रक्टेड ब्रोंक्यूल, कॉन्स्ट्रक्टेड ब्रोंक्यूल को मेडिसिन ने डायलेट कर दिया, फैला दिया। अब एयर फ्लो अच्छे से है, पेशेंट को सांस लेते बन रहा है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्टिविटी इन द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस इंक्रीज। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिवीजन में कोई एक्टिविटी होती है या हम एक्सरसाइज करते हैं, इन दोनों कंडीशन में एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में या फिर आप ये सिंपैथेटिक डिवीजन में एक्टिविटी होती है जब आप इमोशनल हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो ये दोनों हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो अब इन इवेंट में क्या होता है, इन इवेंट की वजह से हार्मोन रिलीज़ हुए और ये हार्मोन्स की वजह से रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द ब्रोंक्यूल्स, जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं स्मूथ मसल से मिलकर बने हुए हैं, तो इसमें रिलैक्सेशन हो जाता है। रिलैक्सेशन होगा तो ये डायलेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से एयरवे और चौड़ा हो गया और जिस हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या इमोशनल हो रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है तो फिर हम और गहरी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। डिमांड बढ़ रही है तो एक्चुअली हम ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस, अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात करी थी सिंपैथेटिक डिवीजन की, ये उसका अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस। एंड मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन सच एज हिस्टामिन हैव द अपोजिट इफेक्ट। एलर्जिक रिएक्शन, अब जैसे कि एलर्जी एक आप जानते हैं कंडीशन होती है, तो कोई भी पार्टिकल जिसकी वजह से आपको एलर्जी, जैसे धूल की बात कर लेते हैं अपन, डस्ट की बात कर लेते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को कोई स्पेसिफिक फ्लावर से, फूल से, स्पेसिफिक कोई फ्रेगनेंस से, इत्र से, किसी से भी एलर्जी हो सकती है। तो वो जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है वो पार्टिकल है, उसको हम बोलते हैं एलर्जन, जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है। ठीक है, एलर्जन की वजह से एलर्जी होती है। एलर्जन वो पार्टिकल्स है जिनकी वजह से एलर्जी क्रिएट होती है। अब वो डस्ट हो सकता है, कोई फूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ है। तो अगर कोई एलर्जन आया कांटेक्ट में, जैसे कि हिस्टामिन हो गया है ना, और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट हुआ अगर एएनएस का, तो इनका अपोजिट इफेक्ट है, जो भी अपन ने पिछली स्लाइड में बात की थी, वहाँ पर डायलेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट इफेक्ट होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंक्युलर स्मूथ मसल विच रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टल ब्रोंक्यूल्स। तो इनकी वजह से, इन दोनों कंडीशन की वजह से ब्रोंक्यूल्स में कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, एयरवे सकरा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और जो एयर है वो सर्कुलेट कम होगी। अब दोनों कंडीशन को हम एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस एक्टिवेट है या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है जो कि स्मूथ मसल को रिलैक्स कर दे रहा है और एयरवे अच्छे से खुल जाता है और ज़्यादा हवा सर्कुलेट होती है। राइट साइड में देखिए आप, टाइटन स्मूथ मसल, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है, कुछ कंडीशन है। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन या कोई एलर्जन आता है कॉन्टैक्ट में, जैसे अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में किसी पर्टिकुलर थिंग से एलर्जी होती है, वो कॉन्टैक्ट में आ गया तो उसकी वजह से फिर डिस्टल ब्रोंक्यूल्स जो है या जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, सबसे लास्ट वाला पार्ट, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये सिकुड़ जाएगा और एयरवे नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा या एयर का सर्कुलेशन कम होगा।
अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लंग्स के बारे में। लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन इन द थोरेसिक कैविटी एनक्लोज्ड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स क्या है? पेयर्ड ऑर्गन है, मतलब जोड़े में है, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं और प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द सेगमेंटल ब्रोंकाई विच सप्लाई सेगमेंट ऑफ लंग टिश्यू कॉल्ड ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, सेकेंडरी सेगमेंटल में डिवाइड हो रही है। लंग्स में अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जैसे अपन ने लोब के बारे में बात की थी। राइट साइड 3 लोब हैं, लेफ्ट साइड में 2 लोब हैं। उन लोब के अंडर फिर से सेगमेंट होते हैं, उनका भी फर्दर डिवीजन होता है, सेगमेंट में वो डिवाइड होते हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेगमेंटल ब्रोंकाई, सेगमेंट के हिसाब से वो डिवाइड होते हैं, विच सप्लाई सेगमेंट ऑफ लंग टिश्यू। और एक एक ब्रोंकाई एक एक सेगमेंट को सप्लाई करता है, पर्टिकुलर अलग अलग सेगमेंट को सप्लाई करेगा, तो इसलिए इसको हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोलते हैं। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा आगे। ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स, और हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में लोब्यूल होता है, जिसमें लिम्फेटिक डक्ट होती है, आर्टेरियोल्स होता है, यानी आर्टरी के जो माइनर वेसल्स हैं वो हैं, वेन्यूल्स वेन की जो माइनर वेसल्स हैं वो भी हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, लास्ट जो ब्रोंक्यूल्स होता है वो भी होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वुलर डक्ट है, एल्वुलर सैक है और एल्वुलाई, इतना उसमें होता है। डायग्राम में देखते हैं। अब जब हम लोब के बारे में बात करते हैं तो राइट लंग में आप देखेंगे 3 लोब हैं। सुपीरियर लोब है, फिर एक हॉरिजॉन्टल फिशर है जो कि डिवाइड करता है सुपीरियर लोब को और मिडिल लोब को, बीच में मिडिल लोब है। और सबसे नीचे राइट साइड में देखिए, राइट लंग में देखिए इन्फीरियर लोब है, और मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब को एक ऑब्लिक फिशर जो तिरछा है, और ऑब्लिक मतलब तिरछा, हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा पैरेलल, तो ऑब्लिक फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर है, सुपीरियर लोब है, मिडिल लोब है और इन्फीरियर लोब है। 3 लोब हो गए राइट लंग में। लेफ्ट लंग में सुपीरियर लोब है, ऑब्लिक फिशर है बीच में जो इनको डिवाइड कर रहा है, और सबसे नीचे जो है वो है इन्फीरियर लोब। अब इन लोब के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको अपन सेगमेंट बोलते हैं। अब सेगमेंट्स देख लेते हैं। राइट लंग में देखिए ऊपर सुपीरियर लोब जो था उसमें देखिए अपाइकल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर, 3 सेगमेंट हो गए। राइट लंग में मिडिल लोब देखिए, मिडिल लोब में मीडियल, लेटरल और सुपीरियर सेगमेंट है, और इन्फीरियर लोब में एंटीरियर और लेटरल सेगमेंट हो गए। फिर आप लेफ्ट लंग देखिए, लेफ्ट लंग में आप देखेंगे यहाँ पर 2 लोब हैं, सुपीरियर लोब है, सुपीरियर लोब में अपाइकल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर, एंटीरियर है, सुपीरियर है और इन्फीरियर है। अपाइकल पोस्टीरियर हो गया सबसे ऊपर वाला। और जो इन्फीरियर लोब है इसमें 3 पार्ट हैं या 3 सेगमेंट हैं, सुपीरियर, एंटीरियो मीडियल और लेटरल बेसल। फिर से ध्यान से देख लीजिए, राइट लंग 3 लोब, लेफ्ट लंग 2 लोब हैं। राइट लंग में 3 लोब जो हैं, अपर लोब जो है या सुपीरियर लोब जो है उसमें 3 सेगमेंट हैं, मिडिल लोब में 2 सेगमेंट हैं, इन्फीरियर या सबसे नीचे वाला जो लोब है उसमें 3 सेगमेंट हैं। ठीक वैसे ही लेफ्ट लंग में 2 लोब हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर लोब में 4 सेगमेंट, इन्फीरियर लोब में 3 सेगमेंट। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके बाद एल्वुलाई नाम से एक स्ट्रक्चर होता है। ये अंगूर के गुच्छे जैसा आपको दिख रहा है, ये एल्वुलाई है। बीच में आप दिख रहे हैं वो अप्पे के सांचे जैसा, ये एल्वुलाई को खोल के दिखा रहा है आपको। अब आप देखेंगे इसमें आर्टरी भी है और वेन भी है। जनरली वेन जो है वो ब्लू कलर की होती है, आर्टरी रेड कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। इन्फीरियर और सुपीरियर वेना की वजह से पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड, CO2 मिक्स ब्लड जो है वो राइट साइड के हार्ट में आता है। राइट साइड हार्ट से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू है ना, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर आर्टरी इम्प्योर और वेन प्योर ब्लड कैरी करेगी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, इसी जगह पे एल्वुलाई में। और जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल कर रहे हैं, यहाँ पर ही गैस एक्सचेंज का फंक्शन होता है। CO2 बाहर निकल जाती है और जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन वो इसमें डिफ्यूज़ हो जाती है, इसमें मिक्स हो जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलती है। ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड के लंग हार्ट में जाती है,
और लेफ्ट हार्ट से ये पंप होकर पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाती है। टिनी एयर सैक, ये जो एल्वुलाई है, एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड के पास ये छोटे छोटे से एयर सैक होते हैं जिनको हम एल्वुलाई बोलते हैं। द एल्वुलाई आर वेयर द लंग्स एंड ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इन्हीं एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज का फंक्शन होता है। अब ये एल्वुलर सैक देखिए, जो एक एल्वुलाई है उसको अंदर से हम देखते हैं तो यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप नाम की जो सेल होती है, टाइप 1 है निमोनोसाइट्स, टाइप 2 निमोनोसाइट, और बीच में क्या है एल्वुलर माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस का काम क्या है, बैक्टीरिया एनगल्फ करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है तो म्यूकस सीक्रेट करता है और उसमें ट्रैप करता है जो भी अनवांटेड थिंग है, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पर एल्वुलाई में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, बैक्टीरिया आता है, ये आपको कोरोना दिख रहा है ना बीच बीच में, 4 ठो कोरोना है ये, तो ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी हो सकता है, तो उनको एल्वुलर माइक्रोफेजेस एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ मतलब होता है उनको खा जाते हैं और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एल्वुलर वॉल कंसिस्ट ऑफ टाइप 1 एल्वुलर सेल, टाइप 2 एल्वुलर सेल एंड एसोसिएटेड एल्वुलर माइक्रोफेजेस। गैस एक्सचेंज अकर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और जो इसकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इन अंदर साइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें गैस एक्सचेंज का फंक्शन होता है। द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज वेरी थिन टू अलाउ डिफ्यूजन टू गैसेस। लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियन एल्वुलाई। लंग्स में हमारे 300 मिलियन एल्वुलाई लगभग होते हैं। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो 300 मिलियन एल्वुलाई हमारे लंग्स में होते हैं। टाइप 2 एल्वुलर सेल्स सीक्रेट एल्वुलर फ्लूइड। जो सेकेंड टाइप 2 एल्वुलर सेल होती हैं ये एल्वुलर फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, विच कीप्स द सरफेस ऑफ सेल मॉइस्ट। तो ये सरफेस जो है उसको मॉइस्ट, नम बना के रखती हैं, और इसमें सर्फेक्टेंट भी होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन रहता है, विच लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वुलर फ्लूइड। सरफेस टेंशन जिसको हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं, तो जो सर्फेक्टेंट है एल्वुलर फ्लूइड का सरफेस टेंशन कम कर देता है, जिसकी वजह से एल्वुलाई कोलैप्स नहीं हो पाती है। वही काम है जो वहाँ पे ट्रेकिया में सी टाइप के रिंग्स कर रही थी। एल्वुलर माइक्रोफेजेस, या जिसको हम डस्ट सेल बोलते हैं, रिमूव द डस्ट पार्टिकल एंड अदर डिब्रिस फ्रॉम द एल्वुलर स्पेस। अब जो माइक्रोफेजेस हमने देखा था जो कि बैक्टीरिया एनगल्फ करने का काम कर रहा था, तो जो एल्वुलर माइक्रोफेजेस होती हैं जिनको हम डस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को भी रिमूव कर लेते हैं, और साथ ही साथ कोई भी डेब्रिस है एल्वुलर स्पेस में आ रहा है, डेब्रिस मतलब हो गया कोई डेड स्किन है, टिश्यू है, सेल्स है, उसको हटाने का काम ये करते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की। इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। एयर, सबसे पहले हम एयर इनहेल किया, ब्रीथ किया, इंटर वाया नोज और माउथ, या तो मुंह से सांस ले सकते हैं या नाक से सांस ले सकते हैं। ट्रेवल डाउन टू फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, फेरिंग्स तक जाएगा, उसके बाद ट्रेवल करके एयर लैरिंग्स तक जाती है। वहाँ पर प्राइमरी फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है। उसके बाद एयर ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया के थ्रू फर्दर फिल्ट्रेशन होता है, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है और फर्दर फिल्ट्रेशन करेगी, एयर को फिल्टर करेगी। उसके बाद एयर लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में जाएगी, वहाँ से पास होकर ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, और फिर फाइनली एल्वुलाई तक जाती है, जो वो अंगूर जैसा हमने देखा था, ग्रेप्स जैसा। एल्वुलाई में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो हमने सांस ली है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, और भी कई सारी गैसेस होती है, तो उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में उसको डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, और ब्लड कैपिलरी के थ्रू फिर वापस लेफ्ट हार्ट में जाएगा, लेफ्ट साइड के हार्ट में जाएगा, और वहाँ से पूरी बॉडी को पंप हो जाता है। तो सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आज हमने बात कर ली है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।